क्लास में हम लोगों ने एसटीपी कंडीशन में मेंशन किया था। तो इन सब चीज़ों के बाद हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसका हम लोग डिस्कशन आराम से शुरू कर सकते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाले पार्ट में। क्लास 9th में भी आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा था बेसिकली, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बस वहाँ पे हम लोगों ने केवल लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा था, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। तो हम लोग उन्हीं सब टॉपिक को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पार्ट जिसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि कुछ लोगों ने इस टॉपिक को और भी काफ़ी पहले पढ़ा होगा। और भी काफ़ी पहले पढ़ने का मतलब है जब हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस किया करते हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाले पार्ट को। तो अपने नोट टॉपिक में हेडिंग डाल दें लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और उसमें सबसे पहला पार्ट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैं ऋतुराज, आवाज आ रही है आपको? यस सर। बताओ भी क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। गूगल कर रहा है क्या तो? नहीं याद है। नहीं, अबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद नहीं है? अबे नालायक। हाँ भाई, शिवम कश्यप, आवाज आ रही है? शिवम, अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं आराम से। तुषार, यस सर। बताओ क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के। पक्का? हाँ पक्का लॉ ये यही होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, मतलब कि मास कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, नहीं क्रिएट होता है। हाँ, वो तो एक जनरल लॉ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट यस केमिस्ट्री सर। के टर्म में लॉ ऑफ ये मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है क्या? यस सर। रोशनी, Yes, sir. बताओ भाई क्या होता According to law of conservation of mass, the matter can neither be created nor be destroyed. Or mass of reactant is always equal to mass of product. Hello. Hello. है? हेलो रोशनी, आवाज आ रही है? Yes, sir. बताओ भाई क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Law of conservation of mass. Matter can neither be created nor be destroyed. Or ये बहुत या फिर जनरल लॉ है, मतलब ये नहीं mass चाहिए, मुझे केमिस्ट्री से of करना चाहिए। total mass of reactant is always equal to total mass of product. टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। पक्का? Yes, sir. चलो देखते हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अगर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कंसीडर करेंगे हाँ। तो यार ओम, आवाज आ रही है को? ओम, यस सर। थोड़ा होस्ट ट्रांसफर कर दो स्मार्टफोन अकेडमी को। होस्ट तुम्हारे पास चला गया है तो ट्रांसफर। हाँ, तो जैसे हम लोग ये टॉपिक है जब डिस्कशन करते हैं टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है ये। गलती क्या है डिस्कशन करते हैं इसका। जैसे मान लो कि हम लोग के पास रिएक्टेंट ए दे रखा जो कि बी में कन्वर्ट हो रहा है,
ठीक है, मान के चलते रिएक्टेंट ए है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट ए का 500 ग्राम दे रखा, और ऐसा मानते हैं कि इसका 100 ग्राम खत्म हो जाए। तो अगर 500 ग्राम है जिसमें से 100 ग्राम खत्म हो गया तो बचेगा 400 ग्राम। तो जितना मास खत्म हुआ उसके हिसाब से अज्यूम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट वाले पार्ट में उतना ही मास का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट कहाँ है? मास ऑफ द रिएक्टेंट तो 400 के बराबर है, जबकि मास ऑफ द प्रोडक्ट 100 ग्राम के बराबर है। तो मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब तो गलत है। बता भी तो सर, गलती है कि नहीं है? सर हाँ, इसमें 100 ग्राम लॉस होगा। 100 ग्राम लॉस होगा ये मीन्स अगर रिएक्शन करवाएंगे तो हाँ सपोज करके चलेंगे 100 ग्राम लॉस होगा। ठीक है। तो मैटर तो नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड है, तो लॉस कैसे होगा? हाँ वो चीज तो ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये चीज ठीक है। तो एक चीज दिख रहा होगा, पहले टोटल मास कितना था 500, अभी टोटल मास कितना है 500। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन केमिस्ट्री के टर्म में टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट बोला तुमने, वो चीज वैलिड है क्या? टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट है क्या यहाँ पे? नहीं। नहीं है, तो स्टेटमेंट तो थोड़ा गलत है। तो और भी कुछ बताना चाहेगा? Sir, हाँ जल्दी बोलो। sir, the mass of reactants in a chemical reaction is must be all equal to mass of product. वाह, क्या नया इंग्लिश बोल दिया। Sir, in a chemical नालायक लोग reaction हैं। होगा sir. अरे तो हम भी तो केमिकल रिएक्शन ही करा रहे हैं। वो अंडरस्टूड है कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट बोल रहे हैं, बाय डिफॉल्ट केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं, रिएक्शन में ही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोलते हैं। बस इंग्लिश में दो चार लाइन ऐड करके तो कुछ नया कंसेप्ट हो गया क्या? लाइक और किसी को कुछ बताना है? जल्दी बोलो, और किसी को कुछ बताना है? एक चीज देखो, जैसे यहाँ 100 ग्राम बोला था मैंने कि 100 ग्राम खत्म हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बन रहा है 100 के बराबर। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। जितना रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, द मास ऑफ द रिएक्टेंट डिकम्पोज, द मास ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्टेड, या मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, और जितना रिएक्टेंट का मास खत्म होगा उतनी ही प्रोडक्ट का मास बनेगा। ये अलग चीज है, और मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट अलग चीज है। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट का बेसिक मतलब क्या है? 400 ग्राम यहाँ पे रखा तो यहाँ भी 400 होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हम लोग जब 500 ग्राम लेके चले थे, उसमें से अगर 100 ग्राम खत्म हुआ तो 100 ग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जितना मास खत्म हो रहा है उतने मास का फॉर्मेशन होना है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के टर्म में जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतने ही प्रोडक्ट का मास का फॉर्मेशन होगा, ना कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट होगा। हम लोग जनरल लैंग्वेज में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन भूल के भी इस चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट अगर बोले तो ज्यादा अच्छा डेफिनेशन कंसिडर किया जा सकता है। नोट करो फटाफट डेफिनेशन। एक तो ये पार्ट, टोटल मास ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ रिएक्शन always remains same. Total mass of the system during a reaction always remains same. या कांस्टेंट भी लिख सकते थे यहाँ पे, और कांस्टेंट। और इसी का जो केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है, टोटल मास ऑफ द reactant consumed will be equal to total mass of product formed.
will be equal to total mass of product formed. जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतनी ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना है। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हैं। और हम लोग जो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन करते हैं, कभी भी बैलेंसिंग करते थे तो उसमें बेसिकली इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिस्पेक्ट में हम लोग हमेशा कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना होता है। बहुत ही बेसिक लॉ है, बचपन से इसी पढ़ते आ रहे होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत होगा तो आराम से पूछ सकते हैं। बट मेन पार्ट जो हम लोग को डिस्कशन करना है, हम लोग का सेकेंड पार्ट, जिसको हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर इसी चीज को हम लोग डेफिनेट भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन इस टर्म के फॉर्म में आराम से मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही ये भी सिंपल लॉ है, क्लास 9 में पहली बार आता है, बट हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि 9th की चीजें तो आपको याद होंगे नहीं, सारा कुछ भूल चुके होंगे। तो अगर भूल चुके हैं तो इसलिए हम लोग इस चीज को रिपीट करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। और इसको हम लोग दो फॉर्मेट में रख सकते हैं। दो फॉर्मेट में रखने का मतलब है, जैसे मास के टर्म में भी बात कर सकते थे और हम लोग आराम से नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में भी बात कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेते हैं H2O। तो H2O वाले पार्ट में हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का टोटल मास हम लोग के पास 16 के बराबर है, जबकि हाइड्रोजन वाले पार्ट का टोटल मास 2 के बराबर है। तो अगर हम लोग ये H2O को किसी भी सोर्स से लें, किसी भी सोर्स से मतलब हम लोग रेन वाटर ले लें, या फिर मान लो टैप वाटर ले लें, या फिर हम लोग तालाब से कोई पानी का सैंपल उठा करके लेके आए, कहीं से भी हम लोग H2O लेके आएंगे तो हाइड्रोजन का मास हमेशा उसमें 2 के बराबर होगा। अगर मोलर मास की बात करें तो 2 ग्राम के बराबर होगा, और ऑक्सीजन का मास हमेशा 16 ग्राम के बराबर होगा। तो irrespective of the source from which the compound is taken, हम लोग के कंपाउंड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके मासेस हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, हमेशा फिक्स। इसलिए हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं, क्योंकि प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बेसिकली रेशियो लेने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो अगर मान लो कि हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास रेशियो लेते हैं, तो मास रेशियो लेने का मतलब है इस केस में हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, बेसिकली 1:8 का हम लोग रेशियो आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो H2O को किसी भी सोर्स से उठाएंगे, हमेशा मास रेशियो वाला पार्ट 1:8 के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो बिल्कुल फिक्स चीज है। इस चीज को हम लोग लॉ ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज का जैसे ध्यान रख सकते हैं, हम लोग मास के टर्म में कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम लोग एटॉमिक टर्म में भी कैलकुलेशन कर सकते थे कि हम लोगों के हाइड्रोजन वाले पार्ट का नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 2 रहेगा और ऑक्सीजन का एटम हमेशा 1 रहेगा। तो जैसे मास का रेशियो फिक्स्ड है, वैसे ही हम लोग आराम से एटॉमिक रेशियो की बात कर सकते हैं। एटॉमिक रेशियो हमेशा 2:1 होगा, irrespective of the source from which H2O is taken। तो पहले एक डेफिनेशन वाले पार्ट को नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग किसी एग्जांपल की बात करेंगे। डेफिनेशन नोट कर लो। In a given compound, in a given compound, the mass ratio of each component of each component always remains same irrespective of the source from which the compound is taken। From which the compound is taken। और इसी में हम लोग एक पार्ट और एडिशन कर सकते हैं, एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो मतलब हर एक एलिमेंट के एटम का रेशियो। एटॉमिक रेशियो
of each element also remains same. Also remains same. सर हाँ, सर आइसोटोप के केस में भी मास रेशियो चेंज नहीं होगा? आइसोटोप के केस में मास रेशियो तो चेंज होगा, लेकिन हम लोग आइसोटोप को सेम तरह के एलिमेंट नहीं मान के चलते हैं। मतलब भले हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप है, लेकिन उसकी मास चेंज हो गया तो हम लोग उसको सेम एलिमेंट नहीं मानेंगे। ऐसा कंसिडरेशन ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लो D2O है, हाइड्रोजन की जगह पे D2O ले लिया, तो D2O वाले पार्ट को हम लोग कहीं से भी उठाएंगे, तो ड्यूटेरियम का मास हमेशा 4 के बराबर होगा, ऑक्सीजन का मास हमेशा 16 के बराबर होगा। इसका मतलब मास रेशियो हमेशा 1:4 के बराबर रहेगा। तो जैसे एक कंपाउंड जो D2O है वो अलग टाइप का प्रॉपर्टी शो करता है कंपेयर टू H2O। तो D2O और H2O को सेम कंपाउंड नहीं बोल सकते। तो अगर एक आइसोटोप से कोई कंपाउंड बनता भी है तो उसको हम लोग सेम तरह के कंपाउंड नहीं बोल सकते। बहुत सारे प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे लेकिन सेम कंपाउंड कंसिडर करते हुए नहीं चलेंगे। इनफैक्ट जैसे आगे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीज़ ज़्यादा क्लियरली मालूम पड़ेगा कि आइसोटोप्स को हम लोग हमेशा अलग ग्रुप के जैसा कंसिडर करते हैं। भले उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बट मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरिएशन आ सकता है। केमिकल रिएक्शन के पार्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि 1 घंटे में रिएक्शन होगा कि 2 घंटे में रिएक्शन होगा, उसमें वेरिएशन आता है आइसोटोप्स की वजह से। और इसको नोट करने के बाद ये ऊपर का एग्जांपल नोट कर लेना, H2O वाला पार्ट क्या है। और यहाँ पे एक और चीज हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडर करके चल रहे थे कि H2 वाला पार्ट दे रखा, इसमें हाइड्रोजन का मास 2 के बराबर है और ऑक्सीजन का मास 16 के बराबर है। टोटल मास H2O का 1 मोल के लिए ले तो 18 ग्राम के बराबर है। तो जैसे बचपन में हम लोगों ने परसेंटेज निकालना सीखा था। परसेंटेज वाले पार्ट का मतलब जिस चीज का परसेंटेज निकालना है with respect to किसी particular total amount, तो x डिवाइडेड बाई टोटल इंटू 100 कर सकते हैं। तो जैसे अगर इसी लॉजिक पे हम लोग एक टर्म यूज करें मास परसेंटेज, तो मास परसेंटेज का मतलब मास ऑफ वन एलिमेंट डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100 के कंसिडर किया जा सकता था। तो जैसे इसे कंसेप्ट को हम लोग आगे यूज करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन वाले पार्ट में, मेंशन भी करेंगे वहाँ पे। बट अभी के लिए अगर हम लोगों को किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग उस पार्टिकुलर एलिमेंट का एक मॉलिक्यूल के अंदर या फिर एक मोलर मास के पार्ट के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर टोटल मास कितना है उसको कंसिडर करके आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना होता तो इस केस में हम लोग मास ऑफ हाइड्रोजन लिखते डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2O लिखते इंटू 100 करते। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और मोलर मास वाला पार्ट कितना है 18 के बराबर इंटू 100। इसका मतलब बेसिकली 100/9 निकल के आएगा वैल्यू। तो जब हम लोगों को मालूम है कि H2O में हाइड्रोजन का मास हमेशा फिक्स्ड होगा, इसका बेसिक मतलब ये है कि H2O में हाइड्रोजन का जो मास परसेंटेज है वो भी हमेशा फिक्स्ड होगा। तो अगर मान लो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल में इसी में एडिशन करते हैं हम लोग कि हम लोग एक H2O लेके चलते तो 18 ग्राम मास निकल के आता है। तो अगर 2 मोल H2O लेके चलते तो 36 ग्राम मास निकल के आता है। और जब एक H2O लिए थे उसमें हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम के बराबर था,
तो दूसरे वाले केस में हाइड्रोजन का मास 4 ग्राम के बराबर होना चाहिए, लॉजिकल चीज है। 1 मोल में हम लोग 2 ग्राम लेके चल रहे हैं हाइड्रोजन, तो 2 मोल में 4 ग्राम के बराबर होगा। तो पहले वाले केस में अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं तो 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 कर सकते थे, मतलब बेसिकली 100/9 होता। दूसरे वाले केस में कैलकुलेशन करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाई टोटल मास हम लोग के पास 36 के बराबर है इंटू 100। इसका मतलब यहाँ से भी अपना वैल्यू 100/9 के बराबर ही निकल के आ रहा है। तो इस चीज को अपने कैलकुलेशन में बहुत ही प्रिसाइजली यूज कर सकते हैं हम लोग। जो परसेंटेज वाला पार्ट है इस चीज को, कभी भी एक एलिमेंट का परसेंटेज किसी एक पार्टिकुलर कंपाउंड में चेंज नहीं होता। तो हम लोग कितना भी मास ले लें, 1 ग्राम ले, 100 ग्राम ले, 1000 ग्राम ले, हमेशा उस एलिमेंट का परसेंटेज फिक्स होगा ही होगा। ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, एक पार्टिकुलर एलिमेंट का मास परसेंटेज हमेशा फिक्स्ड होता है एक कंपाउंड के अंदर। तो इसीलिए उस कंपाउंड के कितने भी मास को ले लें हम लोग, हमेशा उस कंपाउंड के अंदर जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है उसका मास का परसेंटेज सेम रहेगा ही रहेगा। चाहे 10 ग्राम ले चाहे 100 ग्राम ले, मास का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। मास सेम नहीं रहेगा बट मास का परसेंटेज हमेशा सेम रहेगा। ऐसा हम लोग आराम से काम करते हुए कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये भी बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाले पार्ट का एक एप्लीकेशन है, जिसके ऊपर हम लोग एक पार्टिकुलर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन वाले पार्ट को, केवल इस पार्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर। और मेरे हिसाब से ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। एक एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100। एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं मास परसेंटेज निकालने का अलग अलग एलिमेंट्स को लेके, फिर उसके बाद कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नोट करो। Calculate the mass percentage of each element in NaOH। या फिर दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन फर्स्ट पार्ट NaOH, सेकेंड पार्ट CaCO3। कैलकुलेट करके देखो। ईच एलिमेंट मतलब सारे एलिमेंट का मास परसेंटेज निकालना है। इसी चीज को आगे जाके हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज में परसेंटेज कॉम्पोजिशन बोलते हैं, बट एक्चुअल में कुछ नहीं है, मास परसेंटेज है हर एक एलिमेंट वाले पार्ट का। थोड़ा जल्दी ट्राई करके देखना। कुलजीत आवाज आ रही तुमको? यस सर। बताओ भी कितना होगा सोडियम का परसेंटेज? कितना टाइम लगेगा जी, जल्दी कैलकुलेट करो। सर डन। बढ़िया। सर सोडियम का 57.5, ऑक्सीजन का हाँ 40 सर, और 40 हाइड्रोजन और का हाइड्रोजन का 2.5। चलो ध्यान दो। 0.2। एक तो NaOH वाले पार्ट का मोलर मास 40 के बराबर होगा। कैसे हाँ। 40 के बराबर होगा इस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए तुम लोग पुराने लेक्चर्स देखो जो यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं हम लोगों ने। तो सोडियम वाले पार्ट, सॉरी NaOH वाले पार्ट का मोलर मास 40 के बराबर हो गया। उसमें सोडियम का टोटल एक एटम है, मतलब मास 23 होगा। 23 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। तो ये चीज दिख रहा है कि 2.5 के बराबर होगा। तो 23 इंटू 2 इसका मतलब 46 हो गया, प्लस 0.5 मतलब आराम से हम लोग 11.5 के बराबर का वैल्यू ले सकते हैं। तो 46 प्लस 11.5 इसका मतलब 57.5 के
आना चाहिए। अगर ऑक्सीजन लेते तो ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है, एक एटम का मास 16 हो जाएगा, और 16 वाले पार्ट के बाद जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 16/40 इंटू 100 कंसिडर कर सकते थे। तो उसके हिसाब से टोटल परसेंटेज 40 के बराबर होना चाहिए। तो एक चीज डायरेक्टली बोल सकते हैं कि अगर हम लोगों के पूरे कंपाउंड के अंदर केवल 3 एलिमेंट है, तो तीनों का मास एडअप करने के बाद ही 100% वैल्यू होना चाहिए। तो एक 40 है, एक 57 है, मतलब टोटल मिला के 97.5 हो गया। तो लास्ट वाले का वैल्यू 2.5 के बराबर वैसे भी होना चाहिए। कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लॉजिकली बोल सकते हैं कि 3 कंपोनेंट थे तो तीनों को मिलाकर 100% बन रहा है, तो 2 का परसेंटेज मालूम है तो तीसरा का 100 माइनस कर लेंगे, तो आराम से आंसर निकल के आ जाएगा। उसके बाद चंद्रशेखर, आवाज आ रही है? ये चंद्रशेखर, ओम, जब सवाल पूछते हैं तो जिन लोगों को आवाज आता है वो भी अपना ऐसे बिहेव करते हुए आवाज नहीं आ रहा होगा। अभी ओम आवाज आ रहा है? चलो मत जवाब दो। अंशिका, सेकंड वाले केस में क्या होगा यस कैल्शियम सर, का? 40%, 40%। फिर कार्बन का 12% और ऑक्सीजन का 16%, 16%, 48%, सॉरी 48%, सॉरी 48%, हाँ ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का जब मास नंबर कैलकुलेट करेंगे तो कैल्शियम का मास नंबर 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का टोटल मास हो जाएगा 48 के बराबर, मतलब 100 के बराबर आएगा। इसीलिए मैंने कैलकुलेशन दिया था। कैल्शियम का परसेंटेज निकालेंगे तो एक एटम है इसमें, अगर इस पूरे कंपाउंड के अंदर एक एटम है, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कैल्शियम का मास कैलकुलेट कर रहे होंगे तो कैल्शियम का एक एटम मतलब 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास वाला पार्ट 100 और इंटू 100 करेंगे तो उसके हिसाब से वैल्यू 40% के बराबर होगा। अगर इसी के जस्ट नीचे कार्बन का कैलकुलेशन करते तो एक ही एटम था, 12/100 इंटू 100, ये पार्ट आराम से 12% होता। और अगर ऑक्सीजन का कैलकुलेशन करते हैं तो ऑक्सीजन वाले पार्ट में 48 है मास अपना, डिवाइडेड बाई टोटल मास 100 इंटू 100, तो इस केस में 48% मास निकल के आराम से आना चाहिए था। सिंपल सा कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी के तरीके से फिर हम लोग एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कैलकुलेट करके देखो। कैलकुलेट द molar mass of an unknown element X if 10 gram of X4O6 has 5.72 gram of X in it. If 10 gram of X4O6 has 5.72 gram of X in it. अच्छा सवाल है, ढंग से सोच के देखना, बहुत मुश्किल भी नहीं है।
3 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, फटाफट सवाल सॉल्व करो। काफी अच्छा सवाल है, सोच के देखो, बहुत मुश्किल नहीं है, जो भी बताया उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आया किसी का आंसर? Sir, 0.143 grams. नहीं, 0.143 ग्राम किसी का मोलर मास हो सकता है क्या? पता नहीं। एटलीस्ट एक तो होना चाहिए ना मोलर मास। मास नंबर मिनिमम 1 हो सकता है, उससे छोटा थोड़ी ना हो सकता है। सर 1.43 1.43 मे भी पता नहीं, मतलब एक्चुअली मेरे को आंसर नहीं पता, बट हम चलो ठीक है, एक हिंट देते हैं, कैलकुलेशन तुमको करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो सवाल में ऐसा मेंशन किया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ एन अननोन एलिमेंट x if 10 ग्राम ऑफ X4O6 has 5.72 ग्राम ऑफ X in it। तो जैसे मान लो सवाल में ऐसा मेंशन किया कि अगर 10 ग्राम लेके चलते तो X का मास 5.72 ग्राम के बराबर है। तो अगर हम लोग X4O6 का मोलर मास कैलकुलेट करें, जैसे मान लेते हैं कि X वाले पार्ट का वैल्यू m के बराबर था, तब X का मोलर मास m के बराबर है। तो X4O6 का टोटल मोलर मास 4m प्लस ऑक्सीजन का 16 × 6 लिख सकते थे, मतलब ओवरऑल 4m प्लस 96 होना चाहिए। तो जब हम लोग X4O6 का 1 मोल लेके चलते हैं तो 1 मोल में X वाले पार्ट का मास 4m के बराबर आएगा। जब 10 ग्राम लेके चलते तो 5.72 ग्राम के बराबर वैल्यू दे रखा है। अभी जस्ट मेंशन किया है, परसेंटेज कभी भी चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ एक्स अगर हम लोग कंसिडर करें तो इस केस में 1 मोल के हिसाब से टोटल मास 4m x का है, डिवाइडेड बाई मोलर मास 4m प्लस 96 इनटू 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला हो सकता था, या फिर अगर 10 ग्राम लेके चले, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे 10 ग्राम वाला पार्ट, तो उसमें 5.72 ग्राम है। तो टोटल मास वाला पार्ट 5.72 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सैंपल 10 ग्राम के बराबर दे रखा, तो इस केस में 5.72 ग्राम डिवाइडेड बाय 10 ग्राम इंटू 100 भी कर सकते हैं। ये दोनों पार्ट पॉसिबल है। और परसेंटेज क्योंकि कभी भी चेंज नहीं होता है, तो आराम से दोनों के दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे एक वेरिएबल है m वाला पार्ट, और एक वेरिएबल के साथ साथ अपने पास एक इक्वेशन है। एक वेरिएबल एक इक्वेशन, यहाँ से m वाले पार्ट को फाइंड करके देखो कितना आएगा। फटाफट कैलकुलेशन करो। अरे अमन, आवाज आ रहा है? अमन,
जल्दी Yes, sir. कैलकुलेशन करके देखो। क्या भैया मन के लेट क्यों आया? लास्ट क्लास में तो लेट आया था। कितना नींद में रहता है भाई? जब देखो सोते रहता है। कैलकुलेट करो भाई, जल्दी कैलकुलेट करो सब लोग। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 40 m इज इक्वल टू 5.70 इंटू 4m, इसका मतलब 8 हो गया, और 20 मतलब 22, तो टोटल 22.88 m आएगा, प्लस 96 इंटू 5.72 वाला पार्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो 96 इंटू 5.72, अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो एक काम कर सकते हैं, 96 को हम 100 मान लेते हैं और 5.72 वाले पार्ट को 5.5 कर देते हैं। और ये चीज तुम लोगों को सीखना है, थोड़ा ध्यान दो सब लोग। इन जनरल अपने पास 4 ऑब्जेक्टिव के ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो अगर 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो कभी कभी कैलकुलेशन डायरेक्टली मत करना है, कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन करना बड़ा मुश्किल नहीं है कि हम लोग 5.72 वाले पार्ट को 96 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना थोड़ा बहुत सीखो। कैसे कर सकते हैं? तो जैसे यहाँ पे 96 था और 5.72 था, तो 96 और 5.72 वाले पार्ट में एक काम कर सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कि हम लोग 96 में से कुछ पार्ट ऐड अप कर देते हैं। तो 96 को 100 में कन्वर्ट कर दिया, तो अगर एक के वैल्यू को बढ़ाया है तो दूसरे के वैल्यू को घटा देते हैं, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर जाए। तो 96 की जगह पे 100 मान लिया, तो 5.72 की जगह पे 5.5 मान लिया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो गया, 550 के बराबर। तो एक पार्ट तो सिंपल से निकल गया 550। उसके बाद बाकी बचे पार्ट को जब कैलकुलेट करेंगे तो 22.88, तो 40m माइनस 22.88, इसका मतलब आराम से हम लोग 17.22 m के बराबर वैल्यू ले सकते हैं, इज इक्वल टू 550। यहाँ से जब m वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे तो m इज इक्वल टू 550 डिवाइडेड बाई 17.22, कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली? सर 32.07। 32.07 के नियर अबाउट आना चाहिए, तो हम लोग आराम से 32 के बराबर का वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। कैलकुलेशन वाले पार्ट को चेक कर लेना, हमको आंसर नहीं मालूम है, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कि अगर हम लोग ये इक्वेशन लेके चलते हैं तो केस में एग्जैक्टली कैलकुलेशन क्या निकल के आना चाहिए था। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेशन वगैरह हम लोग को सीखना होगा, लेकिन जो क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट है हम एक बार फिर से उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम लोगों के पास क्वेश्चन में x4 O6 दे रखा, तो इस केस में x4 O6 वाले पार्ट का हम लोग अगर 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल में x का जो परसेंटेज होगा एग्जैक्टली सेम परसेंटेज किसी भी मास में निकल के आएगा। तो 1 मोल लो या 10 ग्राम लो या 100 ग्राम लो, सब में परसेंटेज सेम आएगा। और जब हम लोग परसेंटेज वाले पार्ट को सेम करेंगे तो 1 मोल वाले पार्ट का परसेंटेज 4m डिवाइडेड बाई 4m प्लस 96, और जब हम लोग 10 ग्राम लेके चलते हैं तो 10 ग्राम वाले पार्ट में 5.72 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, ये अपना बेसिक कैलकुलेशन निकल गया था। यहाँ से हम लोग m वाले पार्ट को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस एक छोटे से क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, ये काफी सही क्वेश्चन कंसिडर करने लायक होता है। फिर उसके बाद हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है जो हम लोग को डिस्कस करना होता है, सेकेंड टॉपिक वाला पार्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जब हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इस केस में कंसेप्ट और भी सिंपल होता है। जैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोला तो इसका बेसिक मतलब क्या है? तो भाई जैसे वर्ड में मल्टीपल निकल के आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ भी चीजें मल्टीप्लिसिटी में चल रही होंगी। मल्टीप्लिसिटी में चलने का मतलब है जैसे मान लो कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो क्या क्या कंपाउंड्स बना सकते हैं जनरली? तो इन जनरल CO बना सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर CO2 बना सकते हैं। तो जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तब उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला पार्ट आराम से एप्लीकेबल कंसिडर कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग पॉइंट वाइज पहले काम कर लेते हैं। पहले छोटा सा डेफिनेशन नोट कर लेंगे, तो इस डेफिनेशन को नोट करने के बाद हम लोग इसके एग्जांपल वाले पार्ट की बात करेंगे।
तो डेफिनेशन नोट करना शुरू करो हेडिंग डाल के, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। When two elements combine to form two or more compound, then for a fixed mass of one element, the other element always combine in a simple whole number ratio of mass. Always combine in a simple whole number ratio of mass. पहले एक बार डेफिनेशन नोट करो, फिर इसको हम लोग इलेबोरेट करते हैं प्रॉपर्ली। और इसी में ब्रैकेट में मेंशन कर लेना, the mass ratio is always equal to the atomic ratio. The mass ratio is always equal to the atomic ratio. चलो ध्यान दो, जब हम लोग दो एलिमेंट को कंबाइन कराते हैं, जैसे मान लो ऐसा मेंशन कर रखा, कार्बन वाला पार्ट और ऑक्सीजन वाला पार्ट कंबाइन करके CO या फिर CO2 बनाया, तो दो एलिमेंट जब कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन कराएंगे, तब उस केस में हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन अप्लाई करेंगे, पहला चीज। दूसरा, जैसे मान लो अगर हम लोग इन दोनों कंपाउंड्स में कार्बन के परसेंटेज की बात करें या कार्बन के मास की बात करें, तो कार्बन का मास पहले वाले में कितना है, तो 12 के बराबर, दूसरे वाले में कितना है, इसमें भी 12 के बराबर। तो अगर हम लोग कार्बन के मास वाले पार्ट को कंसिडर करके चलते दोनों कंपाउंड वाले पार्ट में, एक मिनट, हाँ, तो इस केस में दोनों में कार्बन का मास 12 के बराबर है। अगर ऑक्सीजन में कंसिडर करते तो ऑक्सीजन का मास कितना था, यहाँ पे पहले वाले केस में 16 के बराबर दिख रहा, जबकि दूसरे वाले केस में कितना है, तो 2 × 16 मतलब 32 के बराबर। तो ये लॉ ऐसा कहता है कि अगर हम लोग एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखें, जैसे एक एलिमेंट का मास 12 के बराबर है, एक एलिमेंट के मास को फिक्स रखें, तो केस में दूसरा एलिमेंट इस फिक्स्ड मास के साथ जब कंबाइन करेगा, तो इस दूसरे एलिमेंट का जो मास रेशियो हम लोग निकालेंगे, वो मास रेशियो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो के फॉर्मेट में आएगा, मतलब 1:2 के फॉर्मेट में निकल के आ रहा है। 1:2 होता है या 2:1 होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो जैसे 2/1 है, या फिर इसको दूसरे साइड लेके चले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। मतलब ये चीज एक सिंपल होल नंबर रेशियो के जैसा हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ, मतलब 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन किया कार्बन मोनोऑक्साइड में, तो 16 के बराबर है, और कार्बन डाइऑक्साइड में 32 के बराबर। तो कार्बन के सेम मास के साथ ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हुआ दो अलग अलग कंपाउंड में, अगर उस मास का रेशियो हम लोग निकालें, तो ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाले, तो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो रखेगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन का ही मास फिक्स्ड होना चाहिए, हम लोग इस चीज के लिए ऑक्सीजन के मास को भी ले सकते थे, जैसे CO और CO2 है,
तो अगर कार्बन का मास कंसिडर करते तो 12 ग्राम आता, जबकि ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास कितने के बराबर है? तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का मास एक जगह 16 है, जबकि एक जगह 32 के बराबर है। तो अगर मान लो कि हम लोग ऑक्सीजन का मास सेम रखना चाहते हैं, हम बोलेंगे नहीं भाई, हमको कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ काम नहीं करना था, हमको ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ काम करना है। तो ऑक्सीजन के सेम मास के साथ जब हम लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो पहले में तो 16 है वैल्यू, मतलब पहले वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल 32 आ जाए। लेकिन जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो कार्बन का मास है ये भी 12 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 24 के बराबर होगा। तो अब हम लोग ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ, मतलब सेम मास के साथ 32 ग्राम के साथ जब कार्बन के कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन का मास रेशियो क्या आ रहा है? तो कार्बन वाले पार्ट का मास रेशियो 24:12 आ रहा है। इसका मतलब बेसिकली 2:1 के बराबर है, मतलब एक सिंपल होल नंबर रेशियो निकल के आ रहा है। तो हम लोग पहले एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें या दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में बात करें, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों तरफ से रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। और बेसिकली ये जो रेशियो है वही उसका एटॉमिक रेशियो भी है। जैसे अगर ढंग से देखो पहले वाले केस को, तो पहले वाले केस में कार्बन के एक एटम के रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन का पहले वाले पार्ट में एक एटम था, बट दूसरे वाले केस में 2 एटम। तो कार्बन के एक एटम के रिस्पेक्ट में अगर बात करते तो ऑक्सीजन वाले पार्ट का एटॉमिक रेशियो 1:2 निकल के आ रहा है। दूसरे वाले केस में ऑक्सीजन के सेम एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन के सेम एटम की बात करने का मतलब CO के जगह पे हम लोग C2O2 लिख सकते थे। जब CO में एक एटम तो C2O2 में 2 एटम, और CO2 वाले पे में भी ऑक्सीजन का 2 एटम। तो ऑक्सीजन के 2 एटम को सेम रखते दोनों तरफ, तो कार्बन का एटम का रेशियो 2:1 निकल के आ रहा है। तो इस केस में जो अपना एटॉमिक रेशियो है वही मास रेशियो होगा, जो अपना एटॉमिक रेशियो है वही अपना मास रेशियो निकल जाएगा। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आराम से बोल सकते हैं। वैसे बड़ा सिंपल सा चीज ये है, जब भी क्वेश्चन देगा कि उससे क्वेश्चन पूछता नहीं है, बड़ा घटिया सा टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं पूछता, बट स्कूल में पूछे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा तो सिंपली बस ये देखना, 2 एलिमेंट्स है और 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं। अगर 2 एलिमेंट 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो सीधा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सवाल कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं और अपना आंसर निकल के आ जाएगा। एग्जाम्पल नोट कर लो, और अगर कोई भी डाउट है तो डाउट क्लियर कर लो। सर अगर 3 एलिमेंट होगा और उसमें से 2 का सेम होगा एटॉमिक ये मास, तो क्या होगा फिर? 3 एलिमेंट होगा और 2 का एटॉमिक मास सेम होगा। जैसे कार्बन का इसमें दोनों में 12 सेम था, हाँ, और अगर 3 एलिमेंट हुआ और उसमें से अगर 2 का सेम हुआ तो? देखो अगर 3 एलिमेंट होगा तो हम लोग इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले पार्ट को अप्लाई करके नहीं चल रहे हैं। जैसे ये जो लॉ बनाया गया है ये 2 एलिमेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर 3 होगा तो हम लोग 3 के हिसाब से बात कर सकते हैं, और उसमें तो वेरिएशन बहुत ज्यादा हो सकता है ना। जैसे 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट में एक को फिक्स रखा, दूसरे को चेंज किया। लेकिन अगर 3 होगा तो 3 में हम लोग वेरिएशन बहुत सारे पुट कर सकते थे। अगर उसमें कंडीशन अप्लाई कर दिया कि चलो 3 एलिमेंट के एटॉमिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग 2 को फिक्स रखते हैं, तो अगर 2 को फिक्स रख दिया तो फिर इसी के जैसा हो गया ना। तो ऐसा समझ लो, जैसे मान लो कि हम लोग एक बॉक्स के जैसा कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ए और बी, ये एक बॉक्स है। तो इसमें ए वाले पार्ट को एक बॉक्स में क्लोज करके रखा, तो जब AB2 हुआ तो भी ए वाले पार्ट को एक बॉक्स में क्लोज करके रखा। तो एक बॉक्स के रिस्पेक्ट में बी वाला पार्ट एक एटम या 2 एटम निकल के आ रहा है। सिंपल सी चीज है। अगर हम लोग ऐसा ले लेते हैं ACB, और इसमें AC को एक बॉक्स में क्लोज रखा फिक्स मास करने के लिए, फिर उसके बाद ACB2 कर दिया, AC को बॉक्स में रखा, तो ये पहला बॉक्स या दूसरा बॉक्स, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? तो अगर फिक्स कर दिया तो फिर दूसरे के लिए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे के लिए सेम कंडीशन निकल के आ रहा है। लेकिन मतलब ये तो ऐसा हुआ कि हम लोग जब 3 एलिमेंट्स को कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ ऐसा भी तो हो सकता था, ACB बन सकता है,
या फिर A to C भी बन सकता है, या फिर A to C to B2 बन सकता है, या फिर A to C B2 बन सकता है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। मतलब A के मास को वेरिएबल कर सकते हैं, A के साथ साथ C के मास को वेरिएबल कर सकते हैं, C के साथ साथ B के मास को वेरिएबल कर सकते हैं। तो A को फिक्स रखो, कभी B को फिक्स रखो, कभी C को फिक्स रखो, कभी 2 को फिक्स रखो, तीसरे को वेरिएबल करो, कभी तीनों को वेरिएबल करो। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज में एक पार्टिकुलर कंडीशन जो तुमने बोला कि सर 2 को फिक्स रखते तो फिर क्या होगा, तो 2 को फिक्स रख दिए तो एक सिंगल एंटिटी के जैसा बिहेव कर रहा है, तो हम लोग थर्ड को आराम से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको लॉ में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही कंडीशनल लॉ हो गया। हम लोग जनरल जब भी लॉ बोलते हैं तो मतलब बेसिकली जनरलाइजेशन की बात करते हैं। 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट की लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा, लेकिन 3 एलिमेंट हो गया तो उसके कंडीशन में एप्लीकेबल होना अलग चीज है, और जनरलाइज में बात होना थोड़ा अलग चीज का कंसिडरेशन निकल के आ सकता है, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, आज तक की क्लास में कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकते हैं डाउट।